Hello everyone, welcome to my channel. So this is the first video of UP Special Paper 5. So हम start कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी. ओके, अगर ये अच्छा चला तो वी विल अपलोड मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. ओके, सो लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी से हमारा मतलब है कि जब आज़ादी के बाद जब हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदारों के पास बहुत ही सारी ज़मीन थी, ठीक है, तो उस ज़मीन को फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अच्छे से, ताकि जो लैंडलेस फार्मर हैं या फिर जिनकी ज़मीन हड़प ली गई है बड़े ज़मींदारों के द्वारा, तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही इसको अब लैंड रिफॉर्म को डिफ़ाइन करा है कि लैंड रिफॉर्म क्या था कि इट इज़ अ एफर्ट्स टू रिफॉर्म द ओनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड इन इंडिया और दोज लैंड विच आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम लैंड होल्डर्स टू लैंडलेस पीपल फॉर एग्रीकल्चर और एनी स्पेशल पर्पस इज़ नोन एज लैंड रिफॉर्म्स. ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके बेसिकली? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अबॉलिशन करेंगे किसका? जमींदारी सिस्टम का. जमींदारी सिस्टम इसलिए ख़राब होता है बिकॉज़ एक पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का वो डोमिनेट करता है और बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ही होता था इसमें मेजॉरिटी लोगों के साथ, तो इसलिए जमींदारी सिस्टम बेकार है. उनकी जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या फिर जो गरीब फार्मर्स हैं, उनकी सातों पुश्ते मतलब उनकी जनरेशन से जनरेशन निकल जाती थी, लेकिन उनका कर्जा पूरा नहीं हो पाता था. ठीक है, तो टू रिमूव इम्पेडिमेंट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू एलिमिनेट ऑल एलिमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस विद इन द एग्रेरियन सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. क्योंकि उनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, जब मन चाहा उनको निकाल दिया, जब मन चाहा किसी को भी रख लिया. ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म, तो बेसिकली 6 मेन कैटेगरीज हैं लैंड रिफॉर्म्स की. एक सेकेंड, कलर चेंज कर लीजिए. अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स कौन? जो कि रेंट कलेक्टर होता है. तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि रेंट कलेक्ट कौन करता है? बेसिकली जो पहलवान से लोग होते थे, जो मारपीट करके या घर का सामान बाहर फेंक देते थे, ठीक है, या फिर किसी को ले जाते थे उठा के, ज़्यादातर बच्चों और औरतों को ही ले जाते थे. ठीक है, तो एक तो इसको हटाना. दूसरा टेनेंसी रेगुलेशन लाना. क्यों लाना? टू इम्प्रूव द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म, कि आप इतने टर्म्स के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो. ठीक है, उसके बाद सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. सीलिंग मतलब कि किसी भी चीज़ पे आप रोक लगा लेते हो कि इससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, टू रीडिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस लैंड टू द लैंडलेस, तो जिनके पास एक्सेस में है उनको दे देना. उसके बाद अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट डिस्पैरेट लैंड होल्डिंग. ठीक है, उसके बाद इंकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग एज वी सीन इन कोऑपरेटिव जॉइंट लाइक अमूल. ठीक है, सेटलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी. तो टेनेंसी में सेटलमेंट और रेगुलेशन. उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री बताई है इन्होंने यहाँ पे कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता था. मतलब मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे देती हूँ इसका, क्योंकि आपको आंसर में तो बहुत ही शॉर्ट में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस में यही है कि ब्रिटिश राज के टाइम पे फार्मर्स को ओनरशिप नहीं दी जाती थी लैंड की, जिसमें वो कल्टीवेट करते थे. तो ज़्यादातर जो लैंड होल्डरशिप थी ना, वो जमींदार और जागीरदार के पास ही रहती थी. तो जो लैंड है ना, बहुत ही कम हाथों में रहती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि इंटरमीडिएट्स बहुत सारे होते थे. ठीक है, जिनका सेल्फ कल्टीवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था. और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी इतने एक्सप्लॉयटेटिव होते थे कि मतलब हर जगह एक्सप्लॉयटेशन होता था जो छोटे किसान हैं उनका. ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स कोई कुछ भी तमीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता था, बहुत ही बैड शेप में होते थे. ठीक है, जिसकी वजह से मास लिटिगेशन होता था. उसके बाद वन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर वाज दैट कि फ्रेगमेंटेड लैंड थी, जो मतलब एक लैंड में ही इतने छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं. क्योंकि अब उस टाइम पे क्या था कि लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे. ठीक है, तो आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ज़्यादातर लड़कों के लिए ही पैदा करते थे. तो लड़के क्या है, फिर अब आपस में बंटवारा होगा तो सबको अपनी अपनी ज़मीन में हिस्सा चाहिए. ठीक है, तो वो एक ज़मीन के टुकड़े हो गए, तो उसमें ढंग से फार्मिंग हो ही नहीं सकती, उसमें हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि चेयरमैनशिप किसकी कमेटी बनी थी? जेसी कमरापन की कमेटी बनी थी. इनको क्या बोला गया था कि आप एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाओ. ठीक है, तो
4 कंपोनेंट्स थे इनके एग्रेरियन रिफॉर्म्स के, क्या क्या थे? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, टेनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग लगाना, कंसोलिडेशन। बेसिकली हम आंसर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि एज पर जेसी कमरप्पन कमेटी फॉलोइंग रिफॉर्म शुड बी टेकन इन एज आई मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर टेकन। उसके बाद देर वर दीज वर टेकन इन फेजेस बिकॉज ऑफ द नीड टू इस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल विल फॉर देयर वाइडर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो इसमें ये आप इसको रीड दे देना, इसको मैं आपको चलो ओवरव्यू दे देती हूँ। जमींदारी सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, फर्स्ट वाइस रॉय थे इंडिया के, एंड उन्होंने ही लैंडलॉर्ड का सिस्टम लाया था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम को इस्टेब्लिश करा। ठीक है, किसके लिए इस्टेब्लिश करा था? एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए। जमींदार्स वर in fact a convenient stick in the midst of social base for establishing British rule over the working class। तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया तो after India gained independence, many of the newly established state passed जमींदारी abolition act in state like आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, तो यहाँ पे सब हो गया। द स्टेट सीज द सरप्लस लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड। उसके बाद जमींदार ने अप्रोच करा किसको? सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा कि उनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट। तो जब इसको हटा दिया गया बाय द अबॉलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो उसके बाद 2 करोड़ टेनेंट बिकम लैंड ओनर्स। ठीक है, तो सीलिंग भी लगा दी थी, जिसकी वजह से टोटल अमाउंट ऑफ ए लैंड ऑफ ए पर्सन और ए फैमिली कैन ओन। तो सारा जो सरप्लस था बियॉन्ड द सीलिंग सेट बाय द गवर्नमेंट, तो स्टेट को मिल गया। ठीक है, उसके बाद स्टेट ने क्या करा? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया छोटे फार्मर्स को, सबको। ठीक है, बाय इम्पोजिंग अ सीलिंग एंड नाउ वॉज नॉट कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू अपर क्लास कास्ट ऑफ फार्मर्स। उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया 1950 जो पास हुआ था। तो इसमें क्या था कि तो ये 1 जुलाई 1952 को इसमें यहाँ से क्या हुआ था कि टाइटल राइट्स इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट्स टर्मिनेट सीज। तो टाइटल राइट्स आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी दे रखे हैं अंडर आर्टिकल 18। इसमें क्या था कि सारी राइट्स और टाइटल्स को हटा दिया गया था। इसमें ये भी बोला था बट एन इंटरमीडिएट हु कल्टिवेटेड हिज लैंड एज अ शेयर क्रॉपर और सेल्फ कल्टिवेटेड ऑफ द लैंड वाज गिवन द ओनरशिप ऑफ द लैंड। मतलब कि जो भी सेल्फ में कर रहे हैं या फिर शेयर में कर रहे हैं उनको भी ओनरशिप मिल गई थी। जमींदारी अबॉलिशन एक्ट में ये नहीं बोला गया था नाइदर गिव द राइट ऑफ रिजम्पशन नॉट डिड इट प्रोवाइड अ सीलिंग ऑन द एरिया ऑफ जमींदार कैन यूज फॉर पर्सनल कल्टिवेशन, जिसकी वजह से ऑक्यूपेंट्स ऑफ लैंड्स जमींदार एंड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टेनेंट्स वर टू कंटिन्यू इन पोजेशन ऑफ द लैंड दे वर कल्टिवेटिंग एट द टाइम ऑफ द रिफॉर्म वर इनेक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली इट वॉज समरी ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड। ठीक है, salient features की स्पेलिंग गलत लिखती है ऑफ द यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। तो एक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये है कि कंटेन्स चैप्टर 1 to 6, नेक्स्ट इज कंटेन 6 to 12 और 7 स्केड्यूल हैं इसके और 344 सेक्शंस हैं। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो ये एक्ट लाया गया था, इसमें जमींदार और इंटरमीडिएट्स को हटा रहे थे। ठीक है, इसमें जो राइट्स और टाइटल जमींदार के अब शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ से? जमींदार टू द गवर्नमेंट। इसमें कीवर्ड यही है कि राइट्स सारे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? जमींदार टू गवर्नमेंट हो रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जमींदार बट नॉट ओनली डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट इन द अपर पोर्शन ऑफ द लैंड बट इन द सबसॉइल एज वेल। ठीक है, कंपनसेशन, तो सारे उनको कंपनसेशन भी देंगे। तो कंपनसेशन कितना था? 8 times द नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द जमींदार। ठीक है, तो लेकिन इसमें नो डिस्टिंक्शन इज़ टू बी मेड बिटवीन द बिगर जमींदार एंड द स्मॉलर वन और बिटवीन द मेन इंटरमीडिएटरी एंड द ठेकेदार एंड द आर्टिफिशियल लाइक वक्फ ट्रस्ट एंड एंडोमेंट एंड ए नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट मतलब
कि आपको अगर कहीं और रिहेबिलिटेट करेंगे तो उसका भी कंपनसेशन देंगे, एंड एनुअल लैंड रेवेन्यू देंगे अप टू 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन ग्रांट इज गिवन एट क्रेडिट रेट रेंजिंग बिटवीन 1 to 20 टाइम ऑफ द नेट इनकम, वेयर एज कंपनसेशन कितना देंगे, 8 times ऑफ द नेट एसेट्स। द ग्रांट इज प्रोपोर्शनल टू द इनकम ऑफ द जमींदार, इट इज़ हाइएस्ट फॉर दोज विथ लो इनकम एंड लोएस्ट फॉर दोज हु हैव कंपैरेटिवली लार्जर इनकम। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, कल्टिवेटिंग राइट आर प्रोटेक्टेड। तो अंडरलाइंग फिलोसफी बिहाइंड द एक्ट इज़ दैट वन हु कल्टिवेट द लैंड शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, मतलब जो लैंड पे काम कर रहा है उसी को ही लैंड का मालिक होना चाहिए। तो ये इस एक्ट में फुली इंश्योरेंट थी। तो एक्ट ने जो भी लोग काम कर रहे थे, एवरीवन कल्टिवेटिंग राइट्स फ्रॉम ए जमींदार, ए ठेकेदार, ए मॉर्गेजर ऑफ एन स्टेट टू ए टेनेंट और सब टेनेंट, जमींदार रिटेन द लैंड दे हैड नॉट रेंटेड आउट एज सर खुदकश मतलब कि लैंड कल्टिवेटेड खश्त बाय द जमींदार बाय हिमसेल्फ खुद। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड टेन्योर सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर दिया था, 14 कैटेगरीज में इसको बांट दिया था लैंड टेन्योर्स को। उसके बाद क्या था कि इसको नैरो डाउन कर दिया था इन्होंने। द एक्ट नैरो डाउन एंड क्लासीफाइड द लैंड टेन्योर इनटू 4 कैटेगरी, 14 से 4 कैटेगरी कर दिया था, जिसमें कि भूमिदार, सिरदार, असामी एंड आदिवासी। द 4th कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ आदिवासी वॉज लेटर मर्ज इनटू सिरदास बाय एन अमेंडमेंट इन 1954। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग, द एक्ट प्रोहिबिट द टेन्योर होल्डर फ्रॉम लेटिंग आउट देयर होल्डिंग टू एनीवन। ठीक है, मतलब कि होल्डर्स जो हैं वो किसी और को अपनी होल्डिंग्स नहीं दे सकते होल्ड पे। ठीक है, होल और या फिर कोई भी पार्ट कितने भी टाइम के लिए नहीं दे सकते। द राइट टू होल्ड टेन्योर होल्डर कम टू एन एंड इफ़ ही लेट्स हिज लैंड टू एनीवन। ठीक है, तो राइट आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आपने किसी और को दे दी तो। बट देर आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, लाइक द टेन्योर होल्डर हैज़ द राइट टू लेट हिज लैंड ऑन सर्टेन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जैसे कि किसी को लीगल डिसेबिलिटी है या फिज़िकल डिजीज़ है, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे में कौन आ सकता है, जैसे कि विमेन, लुनेटिक्स, माइनर्स, ब्लाइंड पर्सन, स्टूडेंट और पर्सन ऑन डिटेंशन। ठीक है, प्रोहिबिशन फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड, तो सेक्शन 144 क्लॉज 1 यूपी जमींदारी अबॉलिशन लैंड रिफॉर्म पुट अ सीलिंग टू प्रोहिबिट एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड। ए टेन्योर होल्डर कैन नॉट एक्वायर, कितने एकड़ से ज़्यादा नहीं कर सकता, 12.5 एकड़ ऑफ लैंड थ्रू परचेज और गिफ्ट, even with her spouse or minor children. Okay, next the section was brought in to avoid the concentration of land in the hands of a few people. ठीक है, मतलब यही है कि दिस सेक्शन ने क्या किया था कि इट ब्रॉट इन अवॉइड टू द कंसंट्रेशन, तो कुछ लोगों के हाथ में जो बहुत सारी ज़मीन थी उसको अवॉइड करने के लिए लाया गया था। तो जिनके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, दे कैन नॉट हैव एनी अदर लैंड बाय परचेज गिफ्ट। ठीक है, प्रोहिबिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अन इकोनॉमिक होल्डिंग, तो इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था द कोर्ट टू डिवाइड द होल्डिंग द एरिया विच इज़ 831 करोड़। ठीक है, or less whenever in a suit or division the court find that the aggregate area of land to be divided do not exceed itna acre. ठीक है, the court shall instead of proceeding to divide the land will direct the sale of the same and distribute the sale proceed in accordance with the respective share of the parties. फिर 2004 में this provision is amended to allow the transfer of land even below the earlier specified limits. फिर यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन आता है। इसमें क्या है कि इंटरमीडियरीज और जमींदार दोनों ने एक्ट किया था टू रिमूव द रिलीजन फ्रॉम लैंड लॉस। मीन्स कि अगर आपका टेन्योर होल्डर मर जाता है, ठीक है, तो उसकी सारी जो ज़मीन है वो कहाँ जाती है, उसके हायर्स पे जाती है। लेकिन देर इज़ नो एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ सक्सेशन कि अगर टेन्योर होल्डर जिंदा है तो किस पे जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस, जो भी भूमिदार हैं, सिरदार हैं, असामी हैं, इट इज़ वेदर हिंदू, मुस्लिम और रिलीजन और इन इस्लाम। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक, तो यूपी पंचायत एक्ट 1947 इसने इस्टेब्लिश करा था 2 इंस्टीट्यूशन, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत।
before the enactment of UP Zamindari Abolition Land Reform Act 1950. So basically this act vested all the state which are vested in the state government to the gaon, to the Gram Sabha and the management committee which was special executive body of the Gram Sabha. ग्राम सभा मतलब और की जितनी भी कॉमन लैंड है, जैसे कि आबादी साइड जो होती है, मतलब कि एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल, पब्लिक यूज़ लाइक स्कूल, पाथवेज, वेस्ट लैंड, फिशरीज, विलेज. ठीक है, तो यहाँ दिया है द एक्ट इंटेंड टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी विच विल फैसिलिटेट कॉमन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड विल इनकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी and community spread. Structure on the land remained with the existing owner. All the structure in the Zamindari estate were not taken away from the current owner. They remain in the possession like all the trees well in the abadi and the Zamindar system. मतलब कि ओनर के पास ही रहेंगे जो भी आपका लैंड रिमेन है. ठीक है, फिर क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर अंडर यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट. तो 14 टाइप्स का टेन्योर था बिफोर द यूपी जमींदारी. फिर दीज कैटेगरी वर वेरी कन्फ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड, तो इनको कितना कर दिया, 4 क्लासेस में कर दिया. ठीक है, तो ये है 4 क्लासेस. भूमिदार विथ ट्रांसफरेबल राइट्स, देन आसामी, आदिवासी, उसके बाद पावर ग्राम सभा, positive impact, negative impact, that's it. So we left with 2 pages. Okay, तो who are भूमिदार with transferable right? तो section 130 of the UP Zamindari Abolition and Land Reform Act divide भूमिदार with transferable rights into 4 classes. तो every person, वो हर इंसान जिसने कि ओनरशिप ली रखी है अपनी लैंड के लिए, या फिर वो बन चुका है भूमिदार आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी बाय दिस एक्ट, तो वो भूमिदार कहलाएगा. या फिर वो इंसान जो सिरदार बन चुका है आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी 1950 और उसने 10 गुना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे किया है टू एक्वायर भूमिदारी राइट्स. या फिर वो जो सरदार था पहले बिफोर द यूपी लैंड लॉस एक्ट 1977, लेकिन had the right to acquire भूमिदारी rights by the paying 10 times of land revenue. ठीक है, तो 10 times की बात की गई है बेसिकली यहाँ पे. जो भी लैंड रेवेन्यू 10 गुना ज़्यादा दे देगा वही भूमिदार बन जाएगा. ठीक है, तो एनी पर्सन अदर देन द अबव कैटेगरी हु एक्वायर भूमिदारी राइट्स थ्रू द मैनर विद ट्रांसफरेबल राइट्स इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, तो भूमिदार with transferable right has the most secure highest type of ownership because it is protected, it is permanent, it is transferable and heritable. ठीक है, तो भूमिदार with non transferable right, तो according to it has 5 categories. ठीक है, तो 5 कैटेगरी कौन सी हैं. पहली कैटेगरी में ये है कि right to admit any person as भूमिदार with non-transferable rights subject to condition laid down is the said section before 1977 were adopted. Means कि वो कोई भी इंसान जिसने कि सिरदास in accordance with section इतने admit किया है, तो उसको आप right दे सकते हैं to admit any person as भूमिदार. ठीक है, जिसके पास non-transferable right है. उसके बाद दिस एक्ट ऑल्सो इंक्लूड अ पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड भूमिदारी राइट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द यूपी भूदान योजना. थर्ड में सरप्लस लैंड है अगर सेक्शन के अंदर, तब भी आप सेटल कर सकते हो. और चौथा ये है कि जो इंसान सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है या फिर साउथ ऑफ कैमूर रेंज हु इज़ द कल्टिवेटर and in a possession of the land which is vested in Gram Sabha or belong to the state government before 30 June 1978. या फिर वो कोई भी above mentioned category who have acquired non-transferable भूमिदारी right in any other manner in accordance with the provision of the act. What is Asami? The Asami Amendment Act of 1977 divide Asami tenure holder into 4 class. 4 क्लास कौन सी है इसमें? एवरी पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड आसामी राइट्स आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, या फिर एवरी पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड बाय द लैंड मैनेजमेंट कमेटी अंडर ए भूमिदार एज अ लीज ऑफ द लैंड. एनीवन हु इज एडमिटेड
any person who is admitted under section 132 of land management committee means anyone who has acquired the right of the Assami through any other way under the act of or any other law. Okay, the Adivasi class who are Adivasi, so means the class which was discontinued after 5 years of act coming into force as Adivasi was transitional form of land tenure. So Adivasi was created as a temporary right in the beginning of 1 second, my battery is low. Okay, so Adivasi was created a temporary right in the beginning for those who are tenants of sir or subtenants of occupant and trespassers in actual possession of a holding. So the right was to continue for a period of 5 years after the passage of Jamindari Abolition Act and was to be converted into Bhumidari on payment of 15 times the rent they had paid earlier. Subsequently, all Adivasi were declared Sardars. So means it declared all Adivasi as Sardar because for a period of 5 years after the passage, भूमिदार 15 टाइम दे चुके थे उनको, ठीक है, 15 times the rent they had paid earlier, उससे भी ज़्यादा. उसके बाद आफ्टर द अमेंडमेंट मेड इन 1977 देयर वर 3 categories of tenure holder according to UP Jamindari Abolition Act. So now we have come to Gram Sabha. Wait a minute. Okay. So section 137. So section 137 of 117 of the UP Jamindari Abolition and Land Reform vesting a certain lands with the ग्राम सभा. तो इस एक्ट के अंदर कुछ जो ज़मीनें हैं वो ग्राम सभा को दी गई हैं. तो इस सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू रीवेस्ट ऑल और एनी लैंड विद ग्राम सभा बाय डिक्लेरेशन थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. ठीक है, तो किसके पास वेस्टेड है पावर्स? तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वेस्टेड है. तो कौन कौन सी लैंड जो है वो ग्राम सभा की वेस्टेड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट? तो लैंड कल्टिवेबल है या फिर नहीं है, या फिर एनी फॉरेस्ट लैंड दैट कम्स विद इन द एरिया ऑफ ग्राम सभा, स्कैटर्ड ट्रीज विच आर नॉट ऑन एनी वंस होल्डिंग, मछलियाँ विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज वेस्टेड विद जिला पंचायत को छोड़ के जितनी भी हैं, एंड या फिर जो भूमिदार से उनको हटा के जितनी भी झोपड़ी हैं, बाजार, मेला, सब ग्राम सभा के अंडर आता है. जितने भी वाटर टैंक, पॉन्ड, वाटर चैनल, प्राइवेट फेरी, आबादी साइट्स एंड पाथवेज, ये भी सब आता है. ठीक है, तो यू कैन राइट व्हाट इज अंडर द पावर ऑफ ग्राम सभा. ठीक है, बाय मेकिंग अ फ्लो चार्ट. ठीक है, लाइक दिस. ओके, सो जुरिडिक्शन ऑफ ग्राम सभा. तो जुरिडिक्शन कहाँ तक एक्सपेंड करता है? जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है सिचुएटेड, जो भी उसके टेरिटोरियल लिमिट में है वहाँ तक एक्सपेंड करता है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू गिव पब्लिक प्रॉपर्टीज टू द ग्राम सभा विच इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट. ठीक है, तो अगर कोई इसके टेरिटोरियल लिमिट में नहीं भी है तो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ग्राम सभा को दे दे. लेकिन इस केस में ग्राम सभा और इट्स लैंड मैनेजमेंट प्रॉपर्टी हैज़ द पावर टू एडमिनिस्टर दैट लैंड. इट कैन एक्सरसाइज ऑल इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ दैट लैंड एज गिवन बाय द यूपी जमींदारी एबॉलिशन, बट दीज पावर आर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन और कंडीशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. सो व्हाट आर द फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर्स? The function duty can be divided into 2 categories. The duties related to land, general power and duties, and the interestment of general act other than that of land which is vested in Gram Sabha is taken by the Gram Sabha and the Gram Panchayat. The land management committee is responsible for the function and the duties related to land.
So land management committee not needed, गांव fund not needed, rehabilitation grant and compensation under UP Jamidari, you can just give it a read. These not needed as such, because you cannot write all these things, and you are a human, you cannot just remember all these small details. ठीक है, so let's just read what is the positive impact of land reforms. So positive impact क्या हुआ, as we talk about it earlier, कि intermediaries जो थे आपके सारे, ठीक है, वो हट गए and made almost 2 करोड़ tenant the owner of the land they cultivated. ठीक है, कि जो बोएगा वो काटेगा. ठीक है, तो जो काम कर रहा है उस लैंड पे, तो लैंड का मालिक भी वही होना चाहिए ना. ठीक है, तो इट लेड टू द एंड ऑफ पैरासाइट क्लास. पैरासाइट क्लास कौन सी थी? जो गरीबों का खून चूस रही थी. ठीक है, तो मोर लैंड हैव बीन ब्रॉट इन टू गवर्नमेंट पोजेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू लैंडलेस फार्मर. A considerable area of cultivable wasteland and private forest belonging to the intermediaries has been vested with the state. तो जो भी आपकी वेस्टलैंड थी या प्राइवेट फॉरेस्ट थे जिसमें ये राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, ये सब किसके अंडर आ गई? स्टेट के पास आ गई. लीगल अबॉलिशन ब्रॉट, एक सेकेंड, legal abolition brought the cultivators in direct contact with the government. Then land consolidation prevented the endless subdivision. तो endless subdivision से क्या हुआ? fragmentation बंद हो गई. तो then it can lead to a better efficiency and the quality of the crops. The reform also brought down the cost of cultivation. cultivation की cost कम हो गई, टाइम बच गया, लेबर का भी, पैसे भी बच गए, है ना. इरीगेटिंग एंड कल्टिवेटिंग लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस, तो सब बच गया. ठीक है, सो व्हाट इज़ द कीवर्ड्स ऑफ द पॉजिटिव लैंड रिफॉर्म अगर हमको अभी लिखना पड़े तो फर्स्ट द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. ठीक है, नेक्स्ट अबॉलिशन ऑफ द पैरासाइट क्लास. ठीक है, बिकॉज द मोर लैंड हैव बीन ब्रॉट इन टू गवर्नमेंट पोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट कंसिडरेबल एरिया ऑफ तो जो भी वेस्ट लैंड थी या जो प्राइवेट फॉरेस्ट थे वो भी सब इंटरमीडिएट्स के हाथ से कहाँ पे आ गए? स्टेट के पास आ गए. लीगल अबॉलिशन हो गया किसका? लीगल अबॉलिशन, जिसकी वजह से कि जो कल्टीवेटर्स थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए किसके? गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए. लैंड कंसोलिडेशन से क्या हुआ? सब डिवीज़न ख़त्म हो गया, फ्रेगमेंटेशन ख़त्म हो गई, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई. ठीक है, जिसकी वजह से लिटिगेशन कम हो गया. उसके बाद टाइम बचा, टाइम एंड लेबर बच गई, फार्मर के स्पेंड जो टोटल कॉस्ट थी, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कम हो गई, जिससे प्रॉफिट बढ़ गया. बट देयर आर सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म. तो however जमींदारी abolition did not vibe because not every reform is a panacea in the Indian society or whatever Indian प्रॉब्लम वी हैव. ठीक है, तो जमींदारी अबॉलिशन तो कर दिया हमने, लेकिन लैंडलॉर्डिज्म और टेनेंसी और शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो कि अभी भी मैनी एरियाज में है, इट ओनली रिमूव द टॉप लेयर ऑफ लैंडलॉर्ड इन द मल्टी लेयर्ड सोसाइटी बिकॉज वी स्टिल हैव डीप रूटेड लैंडलॉर्डिज्म. ओके, if you are visiting any village, you can ask if anyone of your friend or something who lives in a village, you can ask them. They must know a few jamidars because they have lots of land with them, and they have political background as well. So yeah, they are powerful, and it has led to large scale eviction. Means जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ गई, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट दीज एक्ट प्रूव्ड टू बी द टूथलेस. जो बेनामी ट्रांसफ़र थे विच अलाउड देम टू कीप कंट्रोल ओवर द लैंड. बेनामी ट्रांसफ़र मतलब कि किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम करा ली ज़मीन, कि उसे मतलब ये दिखाना था ना कि देख लो भैया मेरे पास तो कितनी कम ज़मीन है, जबकि एग्जैक्टली में वो ज़मीन उसी के पास ही है.
लेकिन उसने किसके नाम कर दी? बेनामी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इंसान, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ईजी था फर्जी कागज़ बनाना। आज ही इतना ईजी है तो उस टाइम पे तो और ईजी होगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं था, बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स इटसेल्फ was big hurdle and the political will was not good, okay, and was not very satisfactory except in Punjab, Haryana and Western UP. That's why the farmers from the Punjab, Haryana and Western UP are rich as compared to other parts of the Indian states where the task of consolidation was accomplished. That's why these areas like Punjab, Haryana and Western UP have enormous and very a plausible green revolution transformation. Okay, next, gender injustice, because still women holds only 2% of the land. Okay, correct me if I'm wrong in the data because I don't know, I'm just telling you. Okay, increase inequality in the society. Of course inequality to badhegi because few people are having the landlord, few people are having the lands and money, power, position in the society. So inequality तो बढ़ना तय ही है. Then what is the way forward? क्या करें अब? ठीक है, अब दुनिया भर की आपने बता दी, अब ये बताओ करना क्या है. तो the pace of implementation land reform measure has been slow. The objective क्या था? To social justice. The objective of social justice has, however, been achieved in a considerable degree. But even if we lack on few things, still we have achieved a considerable degree. ठीक है, land reform great role play किया था in the rural agrarian economy. That is dominated because before land reforms things were really bad in the rural area. And new and innovative land reform measures should be adopted with the new vigorous eradicate rural poverty. So new land reforms में ना आप लोग कुछ स्कीम्स के नाम डाल सकते हो, जैसे कि भू पोर्टल है ना, and digitization of land records. Okay, so these are the question and answer. You can read by yourself. So we have completed the land reforms, and next topic we will took the issue related to security in UP in the next lecture. Thank you.